प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं राष्ट्रपति पर परिचर्चा को लेकर के। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपसे आजकल राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति और संविधान में वर्णित व्यवस्था की परिचर्चा कर रहे हैं। हम अपने पिछले 2 वीडियो में राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 की परिचर्चा आपसे किया। आज हम चर्चा करने की इस कड़ी में उपस्थित हुए हैं आर्टिकल 71 को लेकर। और आर्टिकल 71 इसलिए लिए हैं कि हम राष्ट्रपति को क्रमबद्ध पढ़ रहे हैं जैसा कि राज्य व्यवस्था में पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों, हमने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ लिया, हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को पढ़ लिया, राष्ट्रपति का गणपूर्व पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी यदि कोई विवाद होते हैं तो उसका निपटारा कैसे होगा। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उससे संबंधित कोनो विवाद हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोनो विवाद पैदा हो तो एक निस्तारण की जाए अनुच्छेद कितने 71 से, कैसी की जाए अनुच्छेद 71 से, आर्टिकल 71(1) से। आर्टिकल 71(1) कहा था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी विवाद है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन विनिश्चय करेगा? अंतिम विनिश्चय कौन करेगा? अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन कह रहा है? आर्टिकल 71(1), आर्टिकल 71(1) कहता है कि राष्ट्रपति के बारे में भैया कोनो विवाद भा तेका के देखी सुप्रीम कोर्ट देखी और क्यों न देखी। हुआ क्या, ऐसा क्यों किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा इंदिरा जी के साथ। इंदिरा गांधी का निर्वाचन हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव जीती, वो उसको राजनारायण ने क्या कर दिया? चैलेंज कर दिया। और इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। क्या कर दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी ने एक बिल पारित कर दिया, 39वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा पारित किया? 39वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से, किस प्रभाव से? भूतलक्षी प्रभाव से क्या कर दिया? पारित कर दिया, लागू कर दिया। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब जानते हैं कि नियम कानून 2025 31 दिसंबर के बनाता है, लेकिन लागू कब से होता है? 2024 से। यानी कि पिछली डेट से लागू हो तो भूत में उसका प्रभाव हो। भूतलक्षी मतलब जिस लक्ष्य का प्रभाव भूत में भी हो, भविष्य में तो हो ही। कानून जो बनता है वर्तमान और भविष्य के लिए बनता है,
लेकिन जब भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो कानून अतीत में भी लागू हो जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द अवैध घोषित कर दिया था, वो गई सुप्रीम कोर्ट। कहां गई? सुप्रीम कोर्ट गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को 39वें संविधान संशोधन के आधार पर मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री के इलेक्शन का, अर्थात इंदिरा गांधी को निर्वाचन को, चुनाव को अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त किया जाता है। लेकिन परिणाम क्या हुआ? लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई, इंदिरा गांधी तो बच गई, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने इसमें से क्या निकाल दिया? प्रधानमंत्री और स्पीकर शब्द को हटा दिया। क्या कर दिया? प्रधानमंत्री और स्पीकर शब्द को जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, इसके इलेक्शन संबंधी विवाद को कौन देखेगा? न्यायालय, हाई कोर्ट भी देख सकता है। और एक विवाद आया डॉक्टर खरे वर्सेस चुनाव आयोग। डॉक्टर खरे वर्सेस चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग। डॉक्टर खरे वर्सेस निर्वाचन आयोग। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद को निर्वाचन के पूर्ण होने के बाद, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोनो विवाद पैदा बा तो तब सुप्रीम कोर्ट लावा जाए या कोर्ट में चैलेंज की जाए जब निर्वाचन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मतलब निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाएगी। नहीं तो आर्टिकल 62 का क्या होगा? अवमानना होगी। आर्टिकल 62 का अवमानना होगी। क्या आर्टिकल 62 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति की पदावधि पूर्ण होने के पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना है। और यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव शुरू भाना है और तू लेके मुकदमा कोर्ट पहुंच गया, कोर्ट स्टे कर दे, कोर्ट में सुनवाई करे लाग, 2 महीना लाग गए, राष्ट्रपति चुनाव का हुआ, राष्ट्रपति का टाइम पूरा हो गया तो राष्ट्रपति पद खाली रह जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा खरे वर्सेस निर्वाचन आयोग के मामले में कि भैया आप विवाद मुकदमा तभी लेके आएंगे जब क्या हो जाएगा? जब चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और दूसरी बात क्या कहा? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद का मुकदमा या राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का मुकदमा निरहू, गुरु, कतवारू, गौरव त्रिपाठी लाइक नहीं है, राम श्याम मोहन ये सब लाइक नहीं है, ABCDXYZ जेकर मन भा लेके चला नहीं चला राष्ट्रपति के इलेक्शन हम का करी चैलेंज कर दी, ये न हुए तो का हुए के लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो प्रत्याशी लेके मुकदमा आएगा। कौन लेके आएगा मुकदमा? प्रत्याशी लेके आवे। कौन लेके आवे? निर्वाचन। इसमें 2 बातें कहा कि एक तो प्रत्याशी लेके आ सकता है या निर्वाचक मंडल के सदस्य। कौन? निर्वाचक मंडल के कम से कम 10 सदस्य होंगे। कम से कम 10 सदस्य। कितने सदस्य? कम से कम 10 सदस्य। कहता है डॉक्टर खरे वर्सेस निर्वाचन आयोग में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कब चैलेंज होगा? कब चैलेंज? पहले जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, क्या हो जाए? जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, क्या हो जाए? राष्ट्रपति के निर्वाचन को तभी चैलेंज किया जा सकता है बाबू
जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बच्चों क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए और राम आधार, राम मनोरथ, राम कली, श्याम कली, गौरव त्रिपाठी, ये सब मुकदमा लेके नहीं है। ये मुकदमा लेके आवे के लिए जरूरत क्या है, या तो राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी रहन हुआ है, या निर्वाचक मंडल के कम से कम 10 सदस्य आए। ये किसमें पाई बात, डॉक्टर खरेबर से निर्वाचन आयोग। और आपको बताएं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निर्वाचन हुआ, बीबी गिरी का निर्वाचन हुआ, ज्ञानी जैल सिंह का निर्वाचन हुआ, और इन सब के संदर्भ में न्यायालयों में क्या हुई, याचिकाएं दाखिल हुई, मुकदमे दाखिल किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी निर्वाचनों को वैध ठहराया। तो किसके किसके निर्वाचन को चैलेंज किया गया, जाकिर हुसैन के निर्वाचन को, जाकिर हुसैन के, बीबी गिरी के निर्वाचन को किया गया, ज्ञानी जैल सिंह के निर्वाचन को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट में, और जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, दाखिल किया गया, चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे लोगों का निर्वाचन क्या है, वैध है। आर्टिकल 71(1) ने क्या बताया, कहा कि निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन सुनेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और फिर कब खरेबर से निर्वाचन आयोग केस में कहा कि आप राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को तभी ले आएंगे जब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई हो, तभी आप आइए। दूसरा कोई भी व्यक्ति लेके नहीं आएगा। कौन लेके आएगा, कह रहे हैं कि वही लेके आएगा जो प्रत्याशी है, अथवा निर्वाचक मंडल के 10 सदस्य लेके आएंगे। और अब दूसरी बात देखते हैं, आर्टिकल 71(1) हमने देखा, 71(2) कहता है, 71(2) को देखने से पहले हम और एक विवाद संबंधी देख लेते हैं कि यदि निर्वाचक मंडल में रिक्तता है, निर्वाचक मंडल में रिक्तता है, निर्वाचक मंडल में कोई सदस्य नहीं है, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 71 आर्टिकल 71(4) निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर, निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, आधार पर निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्या कह रहा है 71(4) कि यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है प्रश्नगत नहीं होगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन आता है, संसद आती है और राज्य की विधान सभाएं आती हैं। यदि मान लीजिए कोई विधानसभा भंग है, कोई विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है नहीं, कोई सदस्य मर गया है, तो इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं करेंगे। ये 71(4) जो है संविधान में 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा लाया गया। कब लाया गया, 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा लाया गया। क्या कहा गया कि यदि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य चुनाव में वोट देने वाले हैं, यदि उनमें से केहू नायबा, तो का यदि राष्ट्रपति के चुनाव में केहू वोट दे वाला आदमी
ना आया है, पद खाली है, तो यह आधार पे राष्ट्रपति के निर्वाचन रोका न जाए और चैलेंज न की जाए। ये बात 71(4) में कही गई और ये 11वां संशोधन 1961 के द्वारा स्थापित की गए। एक बात बताए तो क्या सबके कि एक मामला है इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मामला, इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मामला आया। मामले का नाम है इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन री प्रेसिडेंशियल इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इसमें मसला क्या था? मसला यह था कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था, राष्ट्रपति चुनाव हो रहा और गुजरात का विधानसभा भंग रही। राष्ट्रपति का चुनाव के समय गुजरात की विधानसभा भंग रही, तो वादी जो मुकदमा लेके गया व्यक्ति वो कह रहा था कि ये चुनाव अवैध है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 54 और 55 में वर्णित निर्वाचक मंडल ही पूरा नहीं है। कह रहा था कि आर्टिकल 54 और 55 में जिस सदस्यों की बात कही गई है, वोट डालने वाले लोगों की चर्चा की गई, वो लोग तो है ही नहीं, ऐसे में ये पूरा चुनाव अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 54 जो है केवल निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता को बतलाता है। 54 क्या कहता है? कहता है कि एक निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में का और खा दो प्रकार के लोग होंगे। क्या? संसद के निर्वाचित 54 का में संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कि 54 का खा केवल कौन वोट डाल सकता उसकी योग्यता बताता है, ये नहीं कहता कि यदि उसमें से कोई पद रिक्त है तो इलेक्शन नहीं होगा। और कहा यदि आपकी बात मान ली जाए तो अनुच्छेद 62 आर्टिकल 62 क्या? आर्टिकल 62 कहा भैया कि राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण हो से पहले नवा राष्ट्रपति का कैलिन जाए, चुनाव संपन्न कैलिन जाए, या रिक्त कोनो आकस्मिक रिक्त हो गया है राष्ट्रपति पद पे तो 6 महीना के भीतर का भर लीन जाए। तो आर्टिकल 62 जो राष्ट्रपति के कार्यकाल के पूरा होने से पहले क्या करना चाहता है? राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति की व्यवस्था करना चाहता है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए यदि निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य नहीं है, पद खाली है, उसके आधार पर इलेक्शन को क्या नहीं किया जाएगा? रोका नहीं जाएगा, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। यह अनुच्छेद 71(4) था। और 71(4) आप समझ गए होंगे कि 71(4) कहता है कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर, यानी कि जो इलेक्शन में केकरे इलेक्शन में राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट दे वाले लोग यदि उनमें से क्यों बा ना है, क्यों अनुपस्थित बा, तो करे आधार पे राष्ट्रपति का चुनाव रोका न जाए, राष्ट्रपति चुनाव समय पे करावा जाए। अब एक बात और है कि यदि केहू राष्ट्रपति चुनाव भा और वो चुनाव को सुप्रीम कोर्ट का के देश अवैध घोषित कर देश, तब क्या हुए? तब क्या होगा? अवैध घोषित कर दिया तब क्या होगा? तो आर्टिकल 71(2) कहती है, आर्टिकल 71(2) कहती है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव, यदि किसी राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो जाए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव को हम कहते हैं निर्वाचन,
क्या हो जाए, अवैध हो जाए। क्या हो जाए, अवैध हो जाए। तब क्या होगा, यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो जाए तो उसके द्वारा पूर्व में जो कार्य किए गए, पूर्व में किए गए कार्य पर क्या, पूर्व में किए गए कार्य, इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव वैध रहेंगे। क्या रहेंगे, वैध रहेंगे। कौन कह रहा है, 71(2) कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति के इलेक्शन को उच्चतम न्यायालय क्या कर दे, शून्य घोषित कर दे, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा पद पर रहते हुए शून्य होने से पहले निर्वाचन जिस दिन अवैध घोषित किया जाता है, उसके पहले तक जो भी शक्तियों का प्रयोग किया गया है, जो भी निर्णय उसके द्वारा लिया गया है, वह वैध माना जाएगा। किंतु वो व्यक्ति क्या पूर्व राष्ट्रपति के रूप में माना जाएगा, नहीं, वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। निर्णय तो वैध होगा, निर्णय पूर्व का जो निर्णय है उसका, पूर्व का निर्णय और शक्ति प्रयोग, पूर्व की शक्ति प्रयोग क्या होगी, वैध होगी। लेकिन क्या बाबू, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी भी राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा, कभी भी राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। कौन कह रहा है, आर्टिकल 71(2) कह रही है। हमने आपसे 71(4) की चर्चा किया, 71(1) की चर्चा किया, 71(2) की चर्चा किया। अब 71(3) क्या किस विषय में बात करती है, अनुच्छेद 71(3) किसकी बात करती है, अनुच्छेद 71(3) बात करती है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के संदर्भ में कानून कौन बनाएगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी कानून को कौन बनाएगा। किसमें है ये बात, 71(3) में। अनुच्छेद 71(3) कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कानून या विधि बनाने का अधिकार संसद को है। तो 71(3) किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 71(3) में है। और किसको दिया अधिकार, संसद को दिया। किसको अधिकार है विधि बनाने का, राष्ट्रपति के इलेक्शन का विधि कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 71(3) में कहा गया। इसी आधार पे राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में विधि सबसे पहले कब बनी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बना। कब, किसने बनाया, संसद ने बनाया। और 39वां संशोधन इसी में हुआ, 39वां संशोधन भी हुआ और इंदिरा जी ने किया संसद के माध्यम से। किसने किया संशोधन, 39वां संशोधन इंदिरा जी ने किया। और फिर इसी में 1900 लगभग हमको लगता है 77 में फिर संशोधन किया गया। और इसी अधिनियम में जो 1952 में बना और 1977 में फिर संशोधन हुआ, जनता पार्टी ने किया, उसका भी नाम यही था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1977। इस प्रकार से
हमने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन क्या क्या निर्वाचन में विवाद होता है तो उसको कैसे निपटा जाएगा। निर्वाचन पद्धति को लेकर 55(3) को बहुत सारे लोगों ने गलत माना। ये इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्दावली का प्रयोग किया गया, वैसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या का प्रयोग जो है बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया जाता है, एकल पद के लिए नहीं किया जाता। और एमपी शर्मा ने इसको जो है बहुत क्या किया है, बहुत ही एमपी शर्मा ने इन दोनों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति का आलोचना किया और कहा कि दोनों में उतना ही अंतर है जितना घोड़े और खच्चर में अंतर होता है। इस चुनाव को वरीयतात्मक मतदान कहना अधिक, वो कहते हैं कि वरीयतात्मक चुनाव कहना अधिक उपयुक्त है। एक संभव दोष यह है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक है और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिन्हित नहीं करें, क्या है इनके निर्वाचन में संबंधी दोष जो प्रणाली अपनाते हैं, इसमें क्या समस्या हो सकती है। यदि हमें 2 से अधिक क्या हो जाए, 2 से अधिक उम्मीदवार हो जाए और जो मतदाता है वो सबको अपना वोट न दे और चिन्हित ना करे, अर्थात एक ही उम्मीदवार को सब मत दे दें, तो किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो क्या हो सकता। यह दोष तभी दूर किया जा सकता है जबकि कुछ ना कुछ विकल्पों को चिन्हित करना सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट सदस्यों के संबंध में किया जाता है। लेकिन प्रश्न है कि एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाने का कारण क्या था। चूंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का नायक है, राष्ट्र का सर्वेसर्वा है, इसलिए यह आवश्यक था कि उसका निर्वाचन भारी बहुमत से हो। कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट उसको करें, यानी कम से कम उसको बहुमत प्राप्त हो, जिससे वो बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। हम लोग जो सामान्य निर्वाचन करते हैं उसमें जो ज्यादा वोट पा गया वो क्या चुनाव जीत जाता है। जैसे कोई 30 वोट पाए, कोई 32 पाए, कोई 34 पाए, तो जो 34 पा गया वही चुनाव जीत गया। लेकिन 70% वोट, 66% वोट उस आदमी के विरोध में, वो बहुमत का नेता नहीं है। तो राष्ट्रपति में लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति बहुमत का नेता बने, इसलिए एकल संक्रमणी मत पद्धति का इसमें उपयोग किया गया। और इस प्रकार से इस चीज को हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो संपूर्ण भारत का क्या हो, अगुवा हो, नेता हो और लोग उसको ये महसूस करें। थैंक यू। हमको लगता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे और लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।